हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत विज्ञान का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है कि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अधातुएं क्या होती हैं, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ये आप लोगों ने स्टडी पिछले वीडियो में कर लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बीच जो बंध कार्य करता है उसके बारे में, कि कौन सा बंध धातु एवं अधातु के बीच में कार्य करता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, धातु एवं अधातु के बीच बंध। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। विद्युत या आयनिक या विद्युत संयोजक बंध, इसकी इंग्लिश आप लोग नोट कर लेंगे। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि आयनिक बंध क्या होते हैं या विद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे बंध जो धातु एवं अधातु के बीच परस्पर कार्य करता है। ऐसे बंध, ऐसे आबंध जो धातु एवं अधातु के बीच कार्य करता है, ऐसे बंधों को क्या कहते हैं? आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। या दूसरे तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वे बंध जो असमान तत्वों के बीच, तो असमान तत्व धातु और अधातु हो गए। तो दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि ऐसे बंध जो असमान तत्वों के बीच कार्य करते हैं, लगते हैं, बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। तो आप लोग नोट करेंगे कि वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, आदान प्रदान द्वारा बनते हैं। वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, आदान प्रदान द्वारा बनते हैं। तो लिखेंगे वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण
स्थानांतरण आप लोग आदान प्रदान लिख सकते हैं कोष्ठ में समझने के लिए। आदान प्रदान, आदान प्रदान। तो आप लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर कि वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अर्थात आदान प्रदान के लिए लगते हैं, आदान प्रदान द्वारा लगते हैं, स्थानांतरण के द्वारा लगते हैं, आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। बंध कहलाते हैं। कई बार पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध क्या कहलाते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आप लोगों ने देखा कि धातु और अधातु के बीच लगने वाला बंध या दो असमान तत्वों के मध्य लगने वाला बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स 20। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वितरण दिखाएंगे वाई कोश में, तो के में 2, एल में 8 और एम में 8 और एन में हो जाता है आपका 2, 2 8 10 8 18 2 20। तो यहाँ पर जो कैल्शियम धातु होती है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वाई कोश से दे सकती है, क्योंकि धातुओं का गुण हम आपको बताए थे कि हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने का उनमें गुण होता है। यहाँ पर जो कैल्शियम धातु होती है इसमें के जो परमाणु होते हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकते हैं। ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है, इसलिए यहाँ पर आपको बता दें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्लस चार्ज होता है। आपसे कहीं आपको कंफ्यूजन हो इसको समझने के लिए, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आराम से वाई कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है कैल्शियम का परमाणु। और इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स, क्लोरीन से। क्लोरीन एक और धातु है, क्लोरीन के 2 परमाणु यहाँ भाग लेंगे। एक परमाणु को इसका 17 होता है, थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, के में 2, एल में 8, एम में 7। तो यहाँ वाई कोश भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर ये 2 दे रहा है तो 1 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को 2 चाहिए, मेकअप हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर 2 माइनस चार्ज होते हैं। ये भी दिमाग में रखेंगे आप लोग, यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों होता है और यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये धन आवेश शो करता है, धन आवेशित होता है परमाणु, और यह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो यह ऋण आवेशित प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में, धातु और अधातु के मध्य जो बीच क्या कर रहा है, बंध कार्य कर रहा है, इसको कहते हैं आयनिक बंध। और यहाँ जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम क्लोराइड बना है। अब यहाँ पर देखेंगे विद्युत संयोजकता क्या होती है। विद्युत संयोजकता अगली हेडिंग होगी आपकी, विद्युत संयोजकता।
विद्युत संयोजकता क्या होती है। इसकी इंग्लिश लिख लेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो विद्युत संयोजकता क्या होती है, तो ऐसे तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अर्थात यौगिक बनाने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो कोई तत्व अपने वायु कोश से जितना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, चाहे कोई तत्व अपने वायु कोश में जितना इलेक्ट्रॉन ले ले, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। याद रखेंगे विद्युत संयोजकता, यहाँ पर तत्व धातु और अधातु हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसकी संयोजकता, यहाँ पर कैल्शियम की संयोजकता देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो कितने इसकी संयोजकता होगी, 2 होगी। यहाँ क्लोरीन की देखेंगे तो क्लोरीन का 2 परमाणु है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की संख्या 1 है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। तो आप लोग विद्युत संयोजकता को आप लोग नोट कर लेंगे। अपना अष्टक पूर्ण करने, अपना अष्टक पूर्ण करने अष्टक पूर्ण करने अर्थात अपना अष्टक पूर्ण करने अर्थात यौगिक बनाने के लिए यौगिक बनाने के लिए यौगिक बनाने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है। विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अर्थात यौगिक बनाने के लिए परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, विद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में संयोजकता बताई, पूछा जाता है कि निम्न तत्वों की संयोजकता क्या होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 2, ये इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु है तो 1-1 ले रहे हैं, तो इसकी संयोजकता 1 होगी, इसकी संयोजकता 2 होगी। जैसे आप लोग लिख सकते हैं इसमें भी, जैसे कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की संयोजकता, कैल्शियम की विद्युत संयोजकता
कैल्शियम की विद्युत संयोजकता 2 होगी, जबकि क्लोरीन लिख सकते हैं आप लोग, क्लोरीन की विद्युत संयोजकता 1 होगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस कारण इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे हेडिंग पढ़ेंगे विद्युत संयोजक यौगिक, इसको मिटा दें और आगे हेडिंग डालेंगे विद्युत संयोजक यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक, इसमें आप लोग नोट करेंगे वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। वे यौगिक लिखेंगे, वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक क्या है। तो ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है उनको कौन से यौगिक कहते हैं? तो विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? तो विद्युत संयोजक यौगिक हैं, क्योंकि इनमें कौन सा आयन कार्य कर रहा है, कौन सा बंध कार्य कर रहा है? तो आयनिक बंध कार्य कर रहा है इनके अंतर्गत, इसलिए क्या है? विद्युत संयोजक यौगिक हैं। आगे हम पढ़ेंगे धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग धातुओं की प्राप्ति। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि अयस्क क्या है,
और फिर अयस्क को कैसे शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, हेडिंग डालेंगे धातुओं की प्राप्ति, occurrence of metals, occurrence of metals, धातुओं की प्राप्ति। इसमें हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ढेर सारे पूछे जाते हैं। धातुओं की प्राप्ति में आप लोग नोट करेंगे कि भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, अर्थात पृथ्वी से ही धातुओं को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जिसमें ढेर सारे पदार्थ सटे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ सटे होते हैं, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि सटे होते हैं। उन्हें शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। वो आगे पढ़ेंगे आप लोग शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, कि कौन कौन से स्टेप आते हैं। धातुओं की प्राप्ति में आप लोग लिखेंगे भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, भूप्रपर्टी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, धातुओं का प्रमुख स्रोत है। मतलब भूपर्पटी से ही खनिज के रूप में धातुओं को निकाला जाता है, स्रोत है। समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है, समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है। कुछ धातुओं का स्रोत है। समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है। आगे इसमें लिखेंगे, इसमें विलेय स्रोत है, इसमें विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें विलेय लवण जैसे विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, और क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 आदि हैं, आदि। तो आप लोगों ने देखा भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है, इसमें विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड
हैं, निम्न है इसमें से। आगे लिखेंगे प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है, तो लिखेंगे प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है। अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्था है स्टूडेंट्स? तो पहला है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन सी धातुएं मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला लिखेंगे आप लोग पहला हेडिंग लिखेंगे आप लोग मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, इन फ्री या नेटिव स्टेट। इन फ्री या नेटिव स्टेट लिखेंगे वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं। वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लिखेंगे वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं। वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं। कम क्रियाशील होती हैं कम क्रियाशील होती हैं प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी हैं? जैसे आप लोग नोट कर लेंगे एग्जाम्पल। जैसे कौन कौन सी धातुएं फ्री अवस्था में पाई जाती है स्टूडेंट्स? सिल्वर हो गई, एल और सोना, गोल्ड हो गई, प्लेटिनम। लिख लेंगे आप लोग सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इत्यादि। किस अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग, दूसरा है संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में
अब देखेंगे कौन कौन सी धातुएं जो होती है संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में इंग्लिश लिख लेंगे, इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, स्टेट मतलब होता है अवस्था। तो संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है तो लिख लेंगे, ये क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, ये कम क्रियाशील होती है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये क्या होती है जो संयुक्त अवस्था में होती है, ये अधिक क्रियाशील होती है। तो लिख लेंगे वे धातुएं, वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं तथा संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्रियाशील होती है तथा प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तथा प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अवस्था में पाई जाती है। पाई जाती है जैसे कौन कौन है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। आप लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती, तो आप लोग लिख लेंगे इसमें सोडियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। और कौन कौन सी हैं, आप कहोगे जिंक, कापर आदि, जिंक, कापर आदि। ये जो धातु होती है स्टूडेंट्स किस रूप में पाई जाती हैं, तो ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये रहा कुछ धातुओं के प्राप्ति कि किस किस अवस्था में पाई जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे अयस्क के बारे में। इसमें आप लोग एक लाइन और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग कि कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूपों में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। एग्जाम्पल इसके लिख लेंगे कौन कौन है, कौन कौन दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे कापर, सिल्वर और आयरन। कापर, सूत्र लिख लेंगे कापर, सिल्वर और आयरन आदि। कापर, सिल्वर और आयरन ये सब किस रूप में पाई जाती है, तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आगे नोट करके लिख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक से संबंधित।
नोट करके लेंगे, लिख लेंगे स्टूडेंट्स। लिखेंगे भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अधातु। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में अधातु तथा एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित मात्रा में उपस्थित धातु है। यहाँ आप लोगों ने देखा तो भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में अधातु और एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु है। ये इम्पोर्टेंस है, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में धातु कौन सी है और धातु कौन सी है। अब हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स। तो आपकी अगली हेडिंग होगी खनिज। मिनरल्स, खनिज क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। तो नोट कर लेंगे, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। ये सामान्यतया क्या क्या हो सकते हैं, लिखेंगे ये सामान्यतया कंकड़, पत्थर,
सामान्यतया कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों के अशुद्धियों के साथ लगे होते हैं, आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं, के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। मिश्रित अवस्था में होते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो खनिज होते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत आदि के साथ वो क्या होते हैं, मिले होते हैं। और आगे हम जस्ट बताएंगे कि इन कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत को आप लोग क्या कहते हो, तो गैंग कहलाते हैं ये, और हिंदी में अधात्री कहलाते। कई बार अधात्री के बारे में पूछा कि अधात्री क्या होते हैं, जो खनिज के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, ये क्या कहलाते हैं, अधात्री कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ लिखा क्या चीज कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। ये सामान्यतया कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित होते हैं। आगे इसमें नोट करेंगे जैसे कॉपर पायराइट, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, इसका सूत्र लिख लेंगे CuFeS2, CuFeS2। देख रहे हैं ये सब एक साथ मिले हुए हैं। ये कॉपर पायराइट एक क्या है, तो खनिज है जिसके साथ कई तत्व लगे हुए हैं, कॉपर पायराइट हो गया। आगे लिखेंगे इसी में, यह पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है। यह पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है। यह पृथ्वी से, यह पृथ्वी से अशुद्धियों के रूप से प्राप्त होता है। यह पृथ्वी के अशुद्धियों से यह पृथ्वी के, यह पृथ्वी से लिखेंगे, यह पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है। साथ प्राप्त होता है। तो ये कॉपर पायराइट क्या होता है स्टूडेंट्स, पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ, मतलब इसके साथ अशुद्धियां लगी होती है। ये अशुद्धियां कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत लगी होती हैं, इनको दूर करना है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको अयस्क, आगे हम जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे अयस्क क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज, आधात्री अथवा मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालेंगे आधात्री अथवा मैट्रिक्स। कई बार शॉर्ट नोट पूछा है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। आधात्री अथवा मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स। तो अब जानेंगे ये क्या होते हैं। तो खनिज में धातु या उसके यौगिकों के साथ अशुद्धियों के रूप में कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि मिश्रित रहते हैं। इन अशुद्धियों को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट हमने बताया कि जो खनिज हमको जमीन से, भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होते हैं, उनके साथ जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत आदि लगे होते हैं, उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि खनिज में धातु या उसके यौगिकों के साथ, खनिज में धातु या उनके यौगिकों के साथ मिश्रित अवस्था में, यौगिकों के साथ अशुद्धियों के रूप में कंकड़, मिट्टी, रेत आदि लगे होते हैं। इन अशुद्धियों को अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अधात्री अथवा मैट्रिक्स क्या है। तो खनिज के साथ जो भी कंकड़, मिट्टी, पत्थर, रेत लगा होता है वो क्या कहलाते हैं? अधात्री या मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे अयस्क क्या होते हैं। तो हेडिंग आगे है स्टूडेंट्स, अयस्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। अयस्क, जिसको ओर्स कहा जाता है, ओर्स। ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज को हल्के में ना लें। जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि नहीं ये नहीं पूछेगा, तो उनकी भूल है। आप लोग को याद रखना चाहिए कि अयस्क के बारे में भी कई बार पूछा है, अयस्क क्या है। इसमें आप लोग नोट करेंगे और जानेंगे कि अयस्क क्या होते हैं। तो लिखेंगे, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता से या कम खर्च के साथ किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। मतलब कम खर्च से उनको निष्कर्षण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो वे खनिज जिनको कम खर्च में ही शुद्ध किया जाता है। तो लिखेंगे, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, वे खनिज
वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण धातु का निष्कर्षण कम खर्च में अर्थात मित व्ययता बोलते हैं। निष्कर्षण मित व्ययता। मित व्ययता का मतलब समझेंगे कम खर्च। कम खर्च धातु का निष्कर्षण मित व्ययता के साथ किया जाता है। उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण मित व्ययता के साथ किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे हॉर्न सिल्वर, इसका सूत्र लिख लेंगे। हॉर्न सिल्वर का सूत्र AgCl, इसको हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। हॉर्न सिल्वर। आगे है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट है। कार्नेलाइट, इसका आप लोग सूत्र लिख लेंगे कार्नेलाइट का KCl MgCl2, KCl into MgCl2, KCl into MgCl2 into 6H2H2। ये किसका सूत्र है स्टूडेंट्स? तो कार्नेलाइट का सूत्र है, कार्नेलाइट। आगे आदि। आदि तो आप लोग यहाँ कुछ अयस्कों के भी एग्जाम्पल देंगे। हॉर्न सिल्वर, कार्नेलाइट, ये क्या है? तो ये है स्टूडेंट्स अयस्क कहलाते हैं। आगे कुछ अयस्कों के और भी देखेंगे। तो है आप लोग लिखेंगे कुछ ऑक्साइड निम्न है। कुछ अयस्क निम्न है लिखेंगे। कुछ अयस्क निम्न है। निम्न है। पहला लिखेंगे ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क। सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल ही लिखने हैं इनके। ऑक्साइड अयस्क में लिखेंगे आप लोग बॉक्साइड, बॉक्साइड। इसका सूत्र लिखेंगे स्टूडेंट्स। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 into 2s2। ये बॉक्साइड हो गया। उसके बाद है कोरंडम। कोरंडम, इसका सूत्र लिख लें कोरंडम का। कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3। ये हो गया।
किसके बारे में? ऑक्साइड अयस्क के बारे में। दूसरा आप लोग लिखेंगे किसके बारे में? तो कार्बोनेट अयस्क के बारे में, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क के उदाहरण लिखेंगे आप लोग, कैलेमाइन है स्टूडेंट्स, उदाहरण कैलेमाइन, कैलेमाइन। इसका सूत्र आप लोग लिखेंगे कैलेमाइन का ZnCO3, ZnCO3, ये कैलेमाइन हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे कैलेमाइन के बाद सीरुसाइट, सीरुसाइट, इसका सूत्र लिखेंगे सीरुसाइट का PbCO3, PbCO3, ये कार्बोनेट अयस्क है। तीसरा आप लोग लिखेंगे किस अयस्क की बात करें? सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क के बारे में आप लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। सल्फाइड अयस्क क्या है? अर्जेंटाइट, 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 इसका सूत्र लिखेंगे अर्जेंटाइट का Ag2S, Ag2S, अर्जेंटाइट हो गया स्टूडेंट्स। सिनेबार HgS, सिनेबार का सूत्र याद रखेंगे HgS, सिनेबार हो गया। इसके बाद अगला अयस्क के बारे में लिखेंगे, वो है स्टूडेंट्स क्लोराइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क। अब देखेंगे क्लोराइड अयस्क कौन कौन से हैं। तो इसमें आएगा हॉर्न सिल्वर, जो आप पहले लिख चुके हैं, हॉर्न सिल्वर, AgCl, AgCl, हॉर्न सिल्वर, और कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, इसका सूत्र लिखेंगे कार्नेलाइट का KgClMg, KClMgCl2, KClMgCl2 into 6H2, ये रहा कार्नेलाइट का सूत्र। तो याद रखेंगे ये अयस्क के बारे में रहा। अयस्क के कुछ उदाहरण हमने आपको दे रखे हैं। आगे धातु का निष्कर्षण हेडिंग डालेंगे, धातु का निष्कर्षण। अब इनको शुद्ध कैसे किया जाएगा वो आगे इसके विस्तार से विधियों को हम पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या होता है। तो इसमें धातु का निष्कर्षण पहले क्या होता है इसको पहले जानेंगे।
धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातु का निष्कर्षण। तो लिखेंगे इसमें, धातु यौगिकों से शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। धातु यौगिकों से धातु यौगिकों से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना, शुद्ध रूप में प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। निष्कर्षण कहलाता है, कहलाता है। अब विधियों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने धातु का निष्कर्षण से क्या तात्पर्य यहाँ पर दिया है। तो धातु यौगिकों से, जो धातु के साथ मिश्रित अन्य तत्व, अन्य यौगिक हैं, उनको शुद्ध करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। तो हम अब आगे विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स। आप जुड़े रहें एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।